हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास और एकदम एनर्जेटिक डीप डाइव सेशन में। मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे आगे चलकर नीट और जेई जैसे एग्जाम्स फोड़ने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चों, आज का ये जो सेशन है ना, ये आपको एकदम किसी प्रीमियम पेड बैच वाली फीलिंग देगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। सही कहा। तो बच्चों, अपनी क्लास 9 साइंस की एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। देखो, इस बुक में ना टोटल 12 चैप्टर्स हैं। हाँ, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। राइट। और हमारा मिशन क्या है आज? रट्टा नहीं मारना है, एकदम डीप में जाकर हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो एग्जामिनर आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करता है, तो एकदम ध्यान से सुनना सब लोग। तो चलिए बच्चों, पेज 50 ओपन कर लीजिए। यहाँ सेल की खोज के बारे में बताया गया है। मैं एग्जैक्ट इंग्लिश में बुक की लाइन पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है, While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो इसका मतलब समझते हैं। बात 1665 की है। रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल यानी कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा लिया और उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। अच्छा। हाँ, तो उन्हें ना उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे डब्बे दिखाई दिए। इन्हीं डब्बों को उन्होंने सेल नाम दिया। ओ, यानी ये एक लैटिन शब्द है ना, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। बिल्कुल। और ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी बायोलॉजी की दिशा ही बदल दी। सही बात है। बच्चों, पेज 50 पर ही एक एक्टिविटी 5.1 भी दी गई है। बुक में लिखा है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। हाँ, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है अनियन पील वाला, यानी प्याज की झिल्ली का। राइट। इसमें हम प्याज के अंदर की एकदम पतली सी ट्रांसपेरेंट झिल्ली निकालते हैं और उस पर सैफरन नाम का एक पिंक कलर का केमिकल डालते हैं, ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स एकदम क्लियर दिखें। एक एनालॉजी दूं बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि ईंटों से मिलकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सही एग्जाम्पल है। ठीक वैसे ही ना, सेल्स से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। बिल्कुल। अब इसी पेज 50 पर एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, जहां से नीट में सीधे क्वेश्चंस आते हैं। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस। तो यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव ना, जैसे अमीबा या पैरामोर्सियम। हाँ, जिनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है। वही सेल खाना भी पचाती है, सांस भी लेती है। और मल्टी सेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीव, इसके नाम नोट कर लो। जैसे ल्यूवन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी थी। अच्छा, लिविंग सेल्स। और रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स देखी थी ना। सही पकड़ा। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की। पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। राइट। और एक सेल थ्योरी भी तो है, श्लाइडन और श्वान ने जो दी थी। हाँ, और बाद में विर्चोव ने उसको आगे बढ़ाया और कहा कि हर नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। ये नीट फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों, इन सारे नामों को एकदम ध्यान में रखना। चलिए अब एक सवाल पूछती हूँ। अगर सेल एक कमरा है, तो इसकी दीवारें और दरवाजे कैसे काम करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए हम आते हैं पेज 51 पर। यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, बुक में एक टर्म लिखा है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये झिल्ली सब कुछ अंदर बाहर नहीं आने देती। ये सिलेक्ट करती है कि सेल को क्या चाहिए। ओह, तो मतलब सिर्फ जरूरी चीजें अंदर आएंगी और वेस्ट बाहर जाएगा। बिल्कुल। और गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अंदर बाहर जाना ना एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन काम कैसे करता है? सिंपल फिजिक्स है बच्चों। चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। अगर सेल में CO2 ज्यादा है और बाहर कम, तो CO2 अपने आप बाहर निकल जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। पर पानी के केस में क्या होता है? पेज 52 पर आते हैं बच्चों। यहाँ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी है। मैं एग्जैक्ट इंग्लिश पढ़ती हूँ। ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों, ऑस्मोसिस पानी का डिफ्यूजन ही है, बस इसमें पानी एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करता है। आसान हिंदी में समझाएं तो पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहां पानी कम हो।
या ये कह लो जहां नमक या चीनी ज्यादा घुली हो। राइट। और यहाँ बुक में 3 तरह के सॉल्यूशंस बताए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाँ, और इनको एक्टिविटी 5.3 और 5.4 से बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाइपोटोनिक मतलब अगर आप किसी सेल को बहुत साफ और पतले पानी में डाल दो, जैसे किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाती है ना। एग्जैक्टली, पानी अंदर घुस जाता है। दूसरा है आइसोटोनिक, जहां अंदर और बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो सेल का साइज नहीं बदलता। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा घोल। अगर आप अंडे को या किसी सेल को बहुत गाढ़े नमक या चीनी के पानी में डालोगे तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा और सेल सिकुड़ जाएगी। ओ, तो ये पानी का खेल बहुत जरूरी है। पर एक बात बताइए, पौधों को तो बारिश आती है तो उन्हें बहुत पानी झेलना पड़ता है, उनकी सेल्स फट क्यों नहीं जाती? ये हुई ना नीट वाली सोच। यही रीजन है कि पौधों की सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और बहुत मजबूत लेयर होती है। पेज 53 पर देखो बच्चों, इसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है ना, एनिमल सेल्स में नहीं होती? सही जवाब। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पेड़ को एकदम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। जब सेल में बहुत पानी भर जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर डालती है। पर सेल वॉल इतनी टफ होती है कि वो सेल को फटने नहीं देती। राइट। बिल्कुल। और यहाँ एक रियो लीफ का एक्सपेरिमेंट भी है जिसे हम प्लाज्मोलिसिस समझते हैं। प्लाज्मोलिसिस, ये क्या होता है? जब प्लांट सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर निकलता है ना, तो अंदर का मटेरियल सिकुड़कर सेल वॉल से दूर एक कोने में जमा हो जाता है। इसी सिकुड़ने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। वाह। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.7 जिसमें गाल की सेल्स यानी चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा गया है। इसमें एक डार्क कलर्ड स्पॉट दिखता है बीच में। हाँ, वही डार्क स्पॉट हमारे सेल का बॉस है, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस, पेज 54 पर इसके बारे में काफी डिटेल है। डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सब क्या हैं? देखो, न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। तो डीएनए मतलब हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, राइट? जी, जो ट्रेट्स पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। बिल्कुल। और डीएनए के उन हिस्सों को जो एक्चुअल में फंक्शन करते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। पर एक डाउट है, क्या हर सेल में एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसे हमने अमीबा या बैक्टीरिया की बात की थी? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उनका डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। ओह, उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं, बुक में लिखा है। हाँ, और जिनकी सेल्स में ये मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, और हम जैसे लोग जिनकी सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। मतलब मेम्ब्रेन का होना बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर हम वायरसेस की बात करें, उनमें तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। सही पकड़ा। वायरसेस के पास कोई सेल मेम्ब्रेन या मशीन नहीं होती। इसीलिए जब तक वो किसी दूसरी लिविंग बॉडी में नहीं घुसते तब तक वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ओह वाओ, मतलब बाहर वो डेड है, अंदर जाकर अलाइव हो जाते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं पेज 55 पर। अब हम सेल के अंदर की फैक्ट्री में चलेंगे, जिसे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक कहते हैं। यहां से चैप्टर और भी मजेदार हो जाता है। सेल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ईआर, पेज 55 पर दिया है। इसके 2 टाइप्स हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ क्यों होता है? आरईआर यानी रफ ईआर पर छोटे छोटे दानों जैसी चीजें चिपकी होती हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स का काम है सेल के लिए प्रोटीन बनाना। पे राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, राइट? एग्जैक्टली। और पता है ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं इन्हीं से आगे चलकर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ओह, इसीलिए यहाँ एक टर्म लिखा है इंग्लिश में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी नई मेम्ब्रेन का बनना। सही बात है। अब प्रोटीन्स बन तो गए ईआर में, पर उन्हें सही जगह भेजेगा कौन? पैकेजिंग डिपार्टमेंट, पेज 56 पर है, गोल्जी अपैरेटस। इनकी खोज कमीलो गोल्जी ने की थी। हाँ, गोल्जी अपैरेटस उन प्रोटीन्स को पैक करता है, मॉडिफाई करता है और जहां जरूरत हो वहां भेज देता है। और गोल्जी अपैरेटस एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाता है, लाइसोसोम्स। बुक में इनके लिए एक बहुत ही भयंकर टर्म यूज किया गया है बच्चों, सुसाइड बैग्स। ऐसा क्यों?
इन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? देखो, लाइसोसोम्स ना सेल का बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम है। इनमें बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आरईआर बनाता है। अगर कोई बैक्टीरिया सेल में आ जाए तो ये उसे पचा जाते हैं। अच्छा, पर सुसाइड बैग वाली बात समझ नहीं आई। जब सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है ना, तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनके एंजाइम्स अपनी ही पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि आसपास की सेल्स को नुकसान ना हो। ओह वाओ, मतलब अपने ही सेल की बलि दे देते हैं। हाँ, सच्ची में एक फैक्ट्री ही लग रही है अब तो ये सेल। बच्चों, पेज 57 पर आते हैं। अब इस फैक्ट्री की बिजली कहाँ से आती है? बिजली आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जिन्हें बुक में एग्जैक्ट इंग्लिश में पावर हाउसेज ऑफ द सेल कहा गया है। यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी है बच्चों। सेल को कोई भी काम करना हो वो एटीपी खर्च करती है। और बच्चों, एक क्रूशियल नीट पॉइंट नोट कर लो यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया का ना अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। बिल्कुल, यानी ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए होता है। वो है प्लास्टिड्स। पर प्लास्टिड्स तो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं ना, एनिमल सेल्स में नहीं होते। सही कहा। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और ल्यूकोप्लास्ट्स वो क्या करते हैं? वो सफेद या कलरलेस होते हैं और उनमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर होता है। अच्छा, स्टोरेज से याद आया, प्लांट सेल्स में स्टोरेज के लिए कुछ और भी होता है, बहुत बड़ा सा। वैक्यूल्स। हाँ, वैक्यूल्स यानी राजधानियां। एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटी होती हैं, पर प्लांट सेल्स में इनका वॉल्यूम 50 से 90% तक हो सकता है। बाप रे, 90%! तो मतलब ये पौधों को रिजिड बनाती होंगी और इनमें अमीनो एसिड्स और शुगर वगैरह स्टोर होती होंगी। एकदम परफेक्ट। अब देखो, हमने सेल के सारे पार्ट्स समझ लिए, पर एक आखिरी सवाल, जब पुरानी सेल्स मर जाती हैं या हमें चोट लगती है तो नई सेल्स आती कहां से हैं? यही तो हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों, पेज 57 और 58 पर। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। नई सेल्स पुरानी सेल्स के टूटने से बनती हैं और ये दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। हाँ, इस डिफरेंस को ध्यान से समझना। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन हमारी ग्रोथ और चोट ठीक करने के लिए होता है। इसमें कितनी सेल्स बनती हैं? इसमें एक मदर सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। और सबसे खास बात कि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर मदर सेल के बराबर ही रहता है। अच्छा, और मियोसिस जो है वो अर्धसूत्री विभाजन है। वो सिर्फ गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए होता है, राइट? क्यों रह जाती है? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ बचाने के लिए ही आधी होती है। सोचो, अगर माँ और बाप दोनों से पूरे पूरे क्रोमोसोम्स मिलते तो बच्चे में तो क्रोमोसोम्स डबल हो जाते ना। इसलिए नेचर ने मियोसिस बनाया ताकि आधे आधे क्रोमोसोम्स मिलकर अगली जनरेशन में बैलेंस बना रहे। माइंड ब्लोइंग। सच में बच्चों, आज का ये सफर बहुत ही अमेजिंग था। चैप्टर 5 की एक एक डिटेल को हमने इतनी बारीकियों से समझा जिससे आपका नीट और जेई का फाउंडेशन सुपर स्ट्रांग हो गया होगा। हाँ, और जाने से पहले मैं बच्चों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूँगा। हमने पढ़ा कि बुक में लिखा है कि वायरसेस में मेम्ब्रेन नहीं होती और वो शरीर के बाहर अलाइव नहीं माने जाते। तो क्या हम वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? इस पर विचार जरूर करना। क्या बात है, ये सवाल तो दिमाग की बत्ती जला देगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।